वेलकम सभी को मिशन जेपीसी मेंस 2024 में एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। और हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत विकास, जो हमारा पेपर 5 है जेपीसी मेंस का, उसी टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। उसी से संबंधित जो भी मैंने आपको संभावित प्रश्नों की सूची दी थी, जो भी मैंने गेस क्वेश्चन किया था, उसी पर हम लोग एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसका एक्सप्लेन हम लोग करने के बाद कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग आगामी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें हम अच्छे अंकों से हम उत्तीर्ण हो सके, यही मेरा टारगेट है। थोड़ी वीडियो में लेट हुई क्योंकि काफ़ी टाइट शेड्यूल है, हमारा इलेक्शंस था तो उसी कारण थोड़ा टायर्डनेस था, तो इसलिए हम लोग कंटिन्यूटी थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन आज से मुझे लगता है कि थोड़ी हम लोग उसमें स्पीड लाएंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन आपके समक्ष है, देख लीजिए। आपके समक्ष क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के महत्व को स्पष्ट करते हुए एफडीआई में वर्तमान समय में क्यों कमी आ रही है? एफडीआई में वृद्धि किस प्रकार लाई जा सकती है, वर्णन करें। एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एफडीआई फॉर द इंडियन इकोनॉमी, क्लैरिफाई व्हाई एफडीआई डिक्रीजिंग एट प्रेजेंट, हाउ कैन एफडीआई कैन बी इंक्रीज्ड, एक्सप्लेन इट। यानी आपको इसमें इस प्रश्न में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मूलभूत अवधारणाओं को समझाते हुए, उनके महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझाते हुए, बताते हुए आपको ये बताना है कि एफडीआई इकोनॉमी में कैसे महत्व है, साथ ही साथ इसमें क्यों कमी आ रही है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिक्रीजिंग एफडीआई नाउअडेज। उसके बाद आपको ये देखना है कि हम एफडीआई को बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, सरकार के क्या प्रयास हैं। इसको देखने के बाद हमको इसका लास्ट में निष्कर्ष लिखना होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का मैंने आपको एक स्ट्रक्चर आपके समक्ष रख दिया है। इस प्रश्न का सबसे पहला पार्ट है इंट्रो पार्ट, यानी जिसको हम लोग भूमिका बोलते हैं। उसमें आपको इन 3 चीज़ों को समाहित करना होगा। एक तो विदेशी निवेश का अर्थ, विदेशी निवेश के प्रकार और विदेशी निवेश के क्या लाभ हैं। देखिए, हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके, ठीक है। तो उसकी थोड़ी सी हमको विदेशी निवेश का अर्थ बताना होगा, विदेशी निवेश के प्रकार बताना होगा और विदेशी निवेश के लाभ बताना होगा। उसके बाद 2-4 शब्दों में, 2-4 लाइन में हमको एफडीआई का मीनिंग, चूंकि इसमें ही से आएगा, विदेशी निवेश के प्रकार में से ही एक एफडीआई है, इसको बताना पड़ेगा। और आजकल एक चीज टर्म आता है कि एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बीच का आपको थोड़ा सा अंतर बताना पड़ेगा, टेबुलर फॉर्म में बताना पड़ेगा, और आप काफ़ी कम समय में आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एफडीआई के निर्धारक तत्व, यानी किसी भी देश में एफडीआई के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, एफडीआई उस देश में कोई देश करे तो वो उसके क्या निर्धारक तत्व हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको हम लोग थोड़े से देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एफडीआई के मामले में भारत की स्थिति कैसा है, एफडीआई क्या हो रहा है, क्या पोजीशन है, तो उसके बारे में देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे इसमें कि एफडीआई 2 तरीके से होती है। एक तो उसको कहते हैं स्वचालित मार्ग, है ना, और एक होता है सरकारी मार्ग के द्वारा, सरकारी परमिशन के द्वारा। उसकी हम लोग बात देखेंगे एफडीआई में कमी के कारण, या जिसे हम लोग चुनौतियां भी कह सकते हैं, चैलेंजेस भी कह सकते हैं। और हम लोग देखेंगे कि इसमें 2 चैलेंजेज हो सकती है कमी के कारण। एक तो हमारे निर्धारक तत्वों पर हम ध्यान नहीं दिए हैं, और उसके बाद कुछ अन्य कारक होंगे तो उनको भी हम लोग देखेंगे, पॉइंट होगा तो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एफडीआई के बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो 2 उपाय हो सकते हैं, एक सामान्य उपाय और दूसरा सरकारी प्रयास। और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका निष्कर्ष, ओके। तो इतने सारे चीज़ों को अगर आप ये स्ट्रक्चर में अगर आप आंसर लिखते हैं, आपको ध्यान देना है 4 to 6 पेज में आपको इसको एंड करना है। यानी आपको इतने सारे चीज़ों को 4 से 6 पेज में आपको एंड करना है। आपके पास 30 to 35 मिनट का ही समय रहेगा। तो मित्रों देख लीजिए, आपको अगर ये प्रश्न पूछता है और अगर आता है, और अगर प्रश्न का आंसर आप इस तरह से देते हैं, तो आपका आंसर एक बहुत ही बैलेंस्ड और काफ़ी इंफॉर्मेटिव और साथ ही साथ अट्रैक्टिव भी बनेगा, जिससे आपको कोई भी इवैल्यूएटर आपको अच्छे अंक देने के लिए विवश हो जाएंगे, ओके। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम लोग इंट्रो पार्ट में आते हैं। तो इंट्रो पार्ट में आते हैं तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, भूमिका, यानी इंट्रो पार्ट में आएंगे तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देख लीजिएगा।
ये तो मैंने हेडिंग दिया था, लेकिन यहां से स्टार्ट करेंगे। आंसर स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि विदेशी निवेश न केवल भारत बल्कि किसी भी देश के लिए पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। इसके द्वारा देश में विदेशी निवेशकों से बड़ी मात्रा में पूंजी आकर्षित किया जाता है। इसके द्वारा आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास होता है। यानी देखिए, विदेशी निवेश न केवल भारत बल्कि किसी भी देश के लिए पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और विशेष करके आप देख लीजिए, वैसे देश जो कि विकासशील देश हैं और उसमें विकास की पर्याप्त संभावना है, तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि उसका विकास क्यों नहीं हो पाता है, वहाँ पूंजी की कमी है। इसलिए हम वहाँ के संसाधनों को गतिशील नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो विदेशी निवेश से तात्पर्य विदेशी संस्थाओं जैसे व्यक्ति या निगमों द्वारा, कोई भी व्यक्ति भी कर सकता है या कोई कॉरपोरेट भी कर सकता है और कोई देश भी कर सकता है, घरेलू अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश से है। ये निवेश विभिन्न चैनलों के माध्यम से किए जाते हैं और इसके द्वारा न केवल उस देश को लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा, उस देश को लाभ होता है जहां विदेशी निवेश हो रहा है, बल्कि उस देश को भी लाभ होता है जिसके द्वारा विदेशी निवेश किया जा रहा है। यानी अगर भारत में एफडीआई आ रही है तो भारत को ही एफडीआई से फायदा नहीं होगा, बल्कि अगर अमेरिका से एफडीआई आ रही तो अमेरिका को भी फायदा होगा। यानी दोनों देश इससे फायदा ले सकते हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि देशों को पूंजी, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान करता है। निवेश के कारण देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ये तो आपको पता है कि किसी भी देश में अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो कहीं ना कहीं उसको आगे चलकर रोजगार, आय में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि और देश का अल्टीमेटली आर्थिक विकास होता है। ये तो पता है। विदेशी निवेश के प्रकार, हमको विदेशी निवेश के प्रकार यानी विदेशी निवेश को मुख्यतः 4 प्रकार में बांटा जाता है। एक तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जिसे हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और नेक्स्ट है तीसरा विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश, और 4 है सोवरेन वेल्थ फंड या सोवरेन वेल्थ फंड SWF। तो ये 4 हमारे पास हमारे विदेशी निवेश के प्रकार हैं या 4 तरह से विदेशी निवेश होती है। हमें इन तीनों के बारे में हमको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा प्रश्न पूछा गया है किसके बारे में, हमारा प्रश्न है इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर। लेकिन आप यहाँ इतना, चूंकि अगर इसका आंसर आप बताने के लिए जाएंगे तो काफी समय जाएगा, लेकिन आप इतना बता दिए, इससे ही आपको काफी बेटर हो गया है, आपको दूसरों की तुलना में आपका बेटर हो गया है। ओके, हम लोग उसके बाद आएंगे, थोड़ा सा विदेशी निवेश जो है उसके लाभ को हम लोग देख लेते हैं। विदेशी निवेश के यहाँ लाभ को आप ले आइएगा। तो विदेशी निवेश के जो लाभ है इसको आप इतने सारे चीजों में बता सकते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले किसी भी देश में विदेशी निवेश अगर होता है तो उसके निम्नलिखित लाभ प्रदर्शित होते हैं, निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला हो गया आर्थिक विकास, दूसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच, प्रौद्योगिकी एवं कौशल का हस्तांतरण, रोजगार के अवसर, अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, आर्थिक विकास आर्थिक विकास ऑलरेडी पॉइंट आ चुका है, ये रिपीट हो रहा है तो देख दीजिएगा। बुनियादी ढांचे का विकास यानी अवसंरचनात्मक विकास, नेक्स्ट है निर्यात में वृद्धि, विनिमय दर में स्थिरता, बेहतर पूंजी प्रवाह और प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण। तो देखिए, एक एक पॉइंट का आपको एक्सप्लेन यहां करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट का आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं एक एक पॉइंट का एक्सप्लेन करके कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपके समक्ष रख दे रहा हूं। ओके, इंपॉर्टेंट बातों को रख दे रहा हूं। पहला हम लोग सबसे पहले आर्थिक विकास देखते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, विदेशी निवेश के क्या फायदे हैं? तो पहला है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी विकासशील देश, विशेषकर भारत जैसा कोई देश है, तो हम लोग क्या सेंटेंस यूज करते हैं कि भारत धनी है पर भारतीय गरीब है। यानी भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन हम इन संसाधनों को गतिशील क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इनको उत्पादन प्रक्रिया में गतिमान बनाने के लिए उत्पादन का एक साधन होता है पूंजी, इसके हमारे पास नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी देश में, तो इससे क्या होता है? पूंजी का प्रवाह होता है, और इस पूंजी का प्रवाह होने से क्या होगा? ये एक तरह से क्या है? निवेश है।
निवेश आगे चल के रोजगार बढ़ाएगा, रोजगार बढ़ाने पर क्या होगा, आय बढ़ेगा, आय बढ़ने से क्या होगा, बचत बढ़ेगा, बचत बढ़ने से क्या होगा, पूंजी प्रवाह पुनः बढ़ेगा, और इस तरह से क्या होगा, देश का आर्थिक विकास होना शुरू हो जाएगा। तो यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में मदद करती है। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, चूंकि पेज कम रहती है, हमको एक्सप्लेन करना है, इसीलिए हम जैसा हम इंस्ट्रक्शन या जैसा हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो मित्रों देखिए, अगर मान लीजिए आप केवल पीडीएफ डाउनलोड करके अपना फायदा लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर उसको और बेटर फायदा लेना चाहते हैं तो आप मेरे बातों को भी सुनिएगा, तभी आप समझ सकते हैं और अच्छा आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो हम लोग लाभ देखे थे उसमें था अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच। मान लीजिए हम लोग अभी किस एरा में रह रहे हैं, एलपीजी के एरा में रह रहे हैं, जिसे हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। अब देखिए, एफडीआई होने का तात्पर्य है कि वैश्वीकरण, अब ना केवल कोई देश केवल अपने देश में निवेश कर सकता है, बल्कि दूसरे देश भी निवेश कर सकता है। यानी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम आसानी से दूसरे देशों के बाजारों तक पहुंच सकते हैं। यानी एफडीआई में का प्रयोग करके हम अपने देश में उत्पादन में अधिक की प्राप्ति करेंगे, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, और इस सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो संभवतः आपको क्या होगा, दूसरे देश को बेचने में, वहां दूसरे देश में भेजने में, बेचने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी देख लीजिए, मान लीजिए ये अमेरिका है और ये मान लीजिए इंडिया है। यहां अमेरिका से एफडीआई यहां आया, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में वैश्वीकरण यानी एलपीजी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण का रूल फॉलो हो रहा है। यानी अगर मान लीजिए इंडिया में एफडीआई के थ्रू हम लोग पूंजी आती है, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होता है, तो यहां उत्पादन की अधिक की प्राप्ति होगी, तो क्या भारत में ही सभी उत्पादित वस्तुओं की बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। तो आसानी से इसको बेचने के लिए अमेरिका का बाजार मिल सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच एफडीआई के माध्यम से संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। यस, प्रौद्योगिकी और कौशल का हस्तांतरण, कौशल का हस्तांतरण। तो देखिए इसकी अब देखिए हमने क्या कहा, भारत धनी है पर भारतीय गरीब है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के सभी संसाधनों का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी को पता नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारा उस लायक नहीं है कि हम उस संसाधन को प्रयोग कर सकें। इसीलिए टेक्नोलॉजी और स्किल का हम दूसरे देशों से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ला सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं, और हम अपने देश के जो भी संसाधन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, उसको देश के आर्थिक विकास में मदद कर सकते हैं। और एक चीज देखिएगा, रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोजगार के अवसर। तो एफडीआई होने से रोजगार में वृद्धि होगी। कोई भी देश किसी देश में एफडीआई करता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है या प्रत्यक्ष निवेश है या फॉरेन निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो क्या होगा, वह देश यहाँ के उत्पादन की प्रक्रिया में उसका योगदान होगा। उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान होगा, तो जब उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान करेंगे, अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग करेंगे, अधिक से अधिक साधनों का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और कहीं न कहीं उस देश में रोजगार में वृद्धि होगी। और भारत जैसे देश में एफडीआई तो भाई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। तो ऐसे में रोजगार में हम वृद्धि लाने के लिए एफडीआई का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था का विविधीकरण। अर्थव्यवस्था का विविधीकरण। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए हमारा इकोनॉमी क्या था, हमारा इकोनॉमी कई तरह से था। देख लीजिए, पहले हम लोग श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करते थे, अब क्या हो रहा है, इसके जगह में पूंजी प्रधान तकनीक आ चुकी है। पहले हम लोग केवल खाद्यान्न वस्तु का उत्पादन करते थे, खाद्यान्न वस्तु का उत्पादन करते थे, अब क्या हो रहा है, हम लोग नगदी फसलों का भी या व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग केवल क्या करते थे, खाद्यान्न वस्तुओं का निर्यात करते थे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, विनिर्माण वस्तुओं का भी क्या कर रहे हैं, निर्यात करने लगे हैं।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इन तरह का इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण आती है किसके द्वारा? एफडीआई के द्वारा। क्योंकि यह आने से, एफडीआई होने से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने से क्या होता है? अर्थव्यवस्था को विविधीकरण होता है और इसका फायदा हम लोग आर्थिक विकास में ले सकते हैं। बुनियादी ढांचे का विकास, अगला पॉइंट है बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचे का विकास या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत अवसंरचना जिसको आप कहते हैं, वो आपको पता है परिवहन, संचार, विद्युत, सिंचाई, ठीक है, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या हम लोग कहते हैं आधारभूत अवसंरचना। परिवहन, संचार, विद्युत, सिंचाई। अब देखिए इनके बुनियादी ढांचे का विकास कैसे होता है। मान लीजिए कोई भी देश के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या होता है? वहां उत्पादन इकाइयों की स्थापना होती है, या पहले से अगर कोई उत्पादित इकाइयां हैं तो वहां टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होने से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा टेक्नोलॉजी एवं कौशल का हस्तांतरण होने से क्या होता है? ये जो पहले से उत्पादन इकाइयां था ये क्या होता है? ये लाभ की स्थिति में आती है और ये पूरा डेवलप हो जाती है। या अगर एफडीआई के द्वारा कोई नए कारखाने की स्थापना, उत्पादन इकाई की स्थापना होती है तो ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो पहले से जो उत्पादित इकाइयां थी वो और ज्यादा गतिमान हो जाती है, और या तो नया प्रौद्योगिकी नया उत्पादित इकाइयों की स्थापना होती है। इन सब के कारण से क्या होगा? कहीं ना कहीं वहां साधनों का आदान प्रदान करने के लिए रोड बनाया जाएगा, यहां बिजली लाया जाएगा। क्या होगा? अब इससे क्या होगा? संचार, टेलीकम्युनिकेशन होगा। तो इसका क्या होगा? अब ऑटोमेटिकली एफडीआई जहां उत्पादन इकाइयों को वृद्धि गतिमान बनाने के लिए, या पहले से जो उत्पादित इकाइयां हैं वहां प्रौद्योगिकी और ये कौशल का हस्तांतरण होती है, तो इन सब के कारण अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोमेटिकली वहां क्या होती है? बुनियादी ढांचे का विकास होती है, जो आगे चलकर देश का आर्थिक विकास करता है, लोगों की आय में वृद्धि करता है, रोजगार के अवसर सृजन करता है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है और इस तरह से देश का आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्यात में वृद्धि। मित्रों अब देखिए निर्यात में वृद्धि कैसे होगा, ये ऑलरेडी पता है। अधिक का उत्पादन होगा, तो अधिक का उत्पादन होगा तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसानी से होगी और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपने निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं। निर्यात में विविधीकरण भी आ सकती है। निर्यात में विविधीकरण पहले कैसा था? पहले खाद्यान्न वस्तुओं का निर्यात करते थे, अब हम लोग निर्मित वस्तुओं का या विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करेंगे, तो कहीं ना कहीं निर्यात में विविधीकरण भी होती है और वृद्धि भी होती है। विनिमय दर में स्थिरता। तो विनिमय दर में स्थिरता, इसको समझ लीजिए। विनिमय दर में स्थिरता यानी देश की मुद्रा का जो मूल्य होता है वैश्विक स्तर पर स्थिरता बनी रहती है। जैसे मान लीजिए एक अमेरिकी डॉलर बराबर अगर 40 रुपया है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, अगर ये हमारा जो है अगर 80 रुपया हो जाता है या $1 बराबर 20 रुपया होता है, तो देख लीजिए ये क्या हो रहा है? विनिमय दर में अस्थिरता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एफडीआई बेटर होता है, भारत जैसे देश में अगर इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसके क्या होता है? देश का आर्थिक विकास होगा और देश वैश्विक स्तर पर मजबूत होगा और इस कारण क्या होगा? इस देश का जो मुद्रा का मूल्य होगा वह स्थिर होगा, यानी 40 रुपया, 41 रुपया, 38 रुपया, इसको कहते हैं विनिमय दर में स्थिरता। बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं होगी। फिर उसके बाद देख लीजिए एक पॉइंट हम लोग, बेहतर पूंजी प्रवाह, बेहतर पूंजी प्रवाह होगा, ये तो पता है एफडीआई के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट देख रहे हैं, प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण। अब मान लीजिए हमने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया और हमने एलपीजी को अपनाया। अब देखिए उस समय एलपीजी को अपनाने के दौरान हमने देखा कि हमारे देश की जो वस्तुएं बन रही हैं वे दूसरे देशों की तुलना में महंगी हैं, इसलिए हमारे देश में के द्वारा निर्यात में वृद्धि नहीं किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे देश की वस्तुओं की जो कीमत है अधिक है? क्योंकि हम लोग उत्पादन लागत उसकी अधिक आती है। उस वस्तु की उत्पादन लागत अधिक आएगी तो कीमत ऑटोमेटिकली अधिक होगा। तो अगर मान लीजिए हम इस उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं,
कैसे कम कर सकते हैं? उस उत्पादन या तो उत्पादन लागत में कमी करने का दो कारण है, या तो व्यापक मात्रा में उत्पादन कीजिएगा या बड़े पैमाने पर उत्पादन कीजिएगा, या तो तकनीक का प्रयोग करके अधिक उत्पादकता में वृद्धि लाएगा। यानी पहले अगर 10 रुपया से उत्पादन 100 करते थे और अगर 10 रुपया से 1000 उत्पादन कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा? इसको कहते हैं उत्पादन लागत में कमी। ये तभी हो सकता है जब आप बड़े पैमाने पर उत्पादन कीजिए और साथ ही साथ उत्पादन में नव प्रवर्तन या टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, इनोवेशन जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग कीजिएगा, तभी आप हो सकता है। इसीलिए तो आप देखते हैं, हरित क्रांति का एग्जांपल लीजिए। पहले हम लोग परंपरागत ढंग से खेती करते थे, जब हम लोग आधुनिक ढंग से खेती करने लगे तो उत्पादक और उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में तेजी से वृद्धि हुई। तो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने से, विदेशी निवेश होने से क्या होती है? हम क्या करते हैं, हमारी उत्पादन लागत वस्तुओं को बनाने की कम आती है, इसलिए हम कम कीमत रखते हैं और हम बाजार यानी वैश्विक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण होता है और हम वैश्विक स्तर पर दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। तो देख लीजिए मित्रों, एफडीआई का क्या लाभ है। हम सभी एफडीआई के लाभों को हम आसानी से आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो मुझे लगता है इतना एक्सप्लेन आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन कर देंगे तो आंसर और बेटर बन जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा 2-2 लाइन 3-3 लाइन भी एक्सप्लेन कीजिएगा और मेन बातों को एक्सप्लेन कीजिएगा। अनावश्यक बातों को बता करके आप उसको टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं इस प्रश्न के अगले पार्ट में। एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा बता देंगे। अगर आपके पास समय रहेगा तो इसको जरूर बता देंगे। तो थोड़ा सा उसके पहले हम लोग एफडीआई का मीनिंग भी देख लेते हैं। एफडीआई का मीनिंग थोड़ा सा देख लीजिए, यहां दिखा हुआ है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। एफडीआई तब होता है जब किसी विदेशी संस्था के द्वारा किसी देश में स्थित कंपनी या संगठन में सीधा निवेश करती है। इस प्रकार का निवेश दीर्घकालिक होता है और इसमें अक्सर महत्वपूर्ण पूंजी निवेश होता है। इसके कई रूप होते हैं, जैसे किसी विदेशी कंपनी का अधिग्रहण, नई कंपनी की स्थापना या अचल संपत्ति की खरीद। मैंने अभी बात की थी इसके बारे में। विदेशी इकाई के पास निवेश पर महत्वपूर्ण स्तर का नियंत्रण और स्वामित्व होता है। आमतौर पर एफडीआई तब होता है जब कोई विदेशी इकाई किसी देश में किसी कंपनी के शेयरों में स्वामित्व या नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करती है या वहां व्यवसाय स्थापित करती है। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है, जहां विदेशी इकाई केवल किसी कंपनी के इक्विटी या शेयर खरीदती है। तो इस तरह से ध्यान, सामान्यतः हम लोग एफडीआई और एफपीआई का मीनिंग एक ही तरह से समझ सकते हैं, लेकिन अगर व्यापक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो इसमें एक अंतर है। इस अंतर को आप देख सकते हैं इस तालिका में। एफडीआई और एफपीआई की तालिका दी हुई है, इस तालिका के द्वारा आप इसके अंतर को बता सकते हैं। ठीक है, पहला इसकी परिभाषा देख लीजिए, लिखा हुआ है एफडीआई से तात्पर्य किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा किसी विदेशी देश में किया गया कोई भी निवेश। इसमें विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित उद्यम में पर्याप्त लाभ के अवसर प्राप्त करने के लिए निवेश किया जाता है। वहीं वित्तीय संपत्तियों में व्यक्तियों, संस्थानों या निधियों द्वारा किया गया निवेश, जैसे इक्विटी, शेयर, बॉन्ड के रूप में किया गया निवेश। निवेश की प्रकृति देख लीजिए, एफडीआई में दीर्घकालिक प्रकृति होती है और यह अल्पकालिक होती है। उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश करना या लाभ प्राप्त करना, जबकि इसमें निवेश पर त्वरित या रिटर्न लाभ अर्जित करना होता है। नियंत्रण, इसमें ध्यान दीजिएगा, एफडीआई में जब भी किसी देश में निवेश किया जाता है तो उस जो भी संस्थान या कंपनी या कोई देश या निगम या कोई व्यक्ति जो एफडीआई करता है उसका महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है, जबकि एफपीआई में सीमित नियंत्रण या नहीं के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, एफडीआई में हमेशा मूर्त संपत्तियों जैसे कारखाने, भवन आदि में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी जैसे सड़क, पुल, रोड, फैक्ट्री या भवन, ऐसे चीजों में निवेश किया जाता है, उसको एफडीआई कहते हैं। जबकि वित्तीय संपत्तियों पर किया गया निवेश जैसे शेयर, स्टॉक या बॉन्ड पर हम लोग कहते हैं, उसके एफपीआई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एफडीआई और एफपीआई, एफपीआई को आप लोग एफआईआई भी समझ सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी हम लोग कहते हैं। रिटर्न जो होती है ये लाभांश, लाभ और पूंजी अभिमूल्यन के रूप में प्राप्त होती है। एफपीआई में भी लाभांश, लाभ और पूंजी अभिमूल्यन के रूप में रिटर्न की प्राप्ति होती है। सरकार की नीतियां और क्षेत्र विशिष्ट नियम के तहत होती है, जबकि इसमें लचीला नियम, आसान प्रवेश और निकास होता है। ध्यान दीजिए कि एफपीआई आसानी से हो सकती है, इसके लिए कोई
हार्ड फैक्ट रूल नहीं होती है, जबकि एफडीआई में सरकार की नीतियां वैसी बनाई जाती है और उसके लिए विशिष्ट नियम भी बनाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसे होता है? एफडीआई होने पर रोजगार सृजन होती है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक विकास होता है, जबकि एफपीआई होने से केवल अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है, यानी वित्तीय क्षेत्र में तरलता आती है और शेयर बाजार को यह प्रभावित करता है। तो एफपीआई शेयर बाजार को प्रभावित करता है। तो देख लीजिए अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आप एफडीआई और एफपीआई में अंतर को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, अब हमारा अगला पार्ट में आते हैं, एफडीआई के निर्धारक तत्व। एफडीआई के क्या निर्धारक तत्व हैं, देख लीजिए। किसी भी देश में एफडीआई अधिक होगी, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो वो कैसे होगा वो आप देख लीजिए। किसी भी देश में एफडीआई होगा तो उसके लिए निम्नलिखित तत्व हैं। पहला है नीतिगत ढांचा। अगर कोई देश में एफडीआई के संबंध में नीति अगर सरल और उदार है, ध्यान दीजिएगा, सरल और उदार है, तो वहां एफडीआई हो सकती है। अगर वहां एफडीआई करने के लिए जो नियम है उसको आप जटिल बना दीजिएगा, प्रक्रिया को जटिल बना दीजिएगा, तो वहां एफडीआई नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रवेश, संचालन और कार्यप्रणाली, विलय, अधिग्रहण के संबंध में नियम। देखिए अभी हम लोग बात करते हैं एफडीआई हमेशा मूर्त रूप में होता है, जैसे कारखानों में या किसी निगम में किसी कंपनी का अधिग्रहण, इस तरह से एफडीआई होता है। तो अगर मान लीजिए उसके संचालन, प्रवेश और उसके कार्यप्रणाली का जो नियम है वो अगर उसके प्रति हो रहा है, उसके एफडीआई करने वाले के फेवर में है, तभी वो एफडीआई करेगा। अन्यथा अगर उसको देखेगा एफडीआई करने से हमको कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, यहाँ सरकार के जो नियम है, कार्यप्रणाली जो है वो काफी जटिल है, तो वहां एफडीआई नहीं हो सकता है। साथ ही साथ एफडीआई होने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर एफडीआई करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो देश देखता है कि जहां वो एफडीआई कर रहा है वहां की राजनीतिक स्थिरता है कि नहीं। वहां अगर सरकार बार बार बदल रही है, सरकार स्थिरता नहीं है, इकोनॉमिकली वो साउंड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, यस, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अगर मान लीजिए दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौते में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता उनको बीच नहीं है, उनमें कुछ ऐसी मनमुटाव या आप कह सकते हैं कि उन दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध की तरह के लक्षण पाए जाते हैं, तो वहाँ एफडीआई नहीं हो पाएगी। व्यापार नीति, व्यापार नीति से तात्पर्य यही कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर व्यापार कर एफडीआई कर रहा है, मान लीजिए कोई देश, बहुत तरह से ऐसे होते हैं जो कि ध्यान दीजिएगा, इसको समझ लीजिए। व्यापार नीति, ये मान लीजिए कोई देश है और ये कोई देश है, एफडीआई इधर जा रहा है, देखिए एफडीआई इधर जा रहा है, तो ये देश चाहता है कि ना केवल हम इस देश में फैक्ट्री को, किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए हम यहाँ कारखानों का अधिग्रहण करें या यहाँ पूंजी हम हस्तांतरित करें, बल्कि ये देश अन्य वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है वो यहाँ क्या होना चाहिए, आसानी से वो निर्यात कर सके, ये भी फायदा होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यह देश क्या करता है, इसके निर्यात को प्रतिबंध कर देता है, तो ये देश यहाँ एफडीआई नहीं करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि एफडीआई मैं वहां कर रहा हूं, लेकिन हमारे देश की वस्तुओं को निर्यात करने में वो मना ही कर रहा है, वहां आयात, वो देश आयात नहीं कर रहा है, हमारे निर्यात को वो आसानी से, निर्यात जो है, व्यापार नीति जो मेरे फेवर में नहीं है, तो वो देश एफडीआई नहीं करेगा। तो एफडीआई करने के पीछे एक कारण ये भी है कि दोनों देशों के बीच व्यापार नीति क्या होती है, सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है, मुक्त व्यापार की नीति आ जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं क्या होती है, एफडीआई बढ़ती है। तो व्यापार नीति होनी चाहिए। फिर निजीकरण की नीति, निजीकरण की नीति, कहने का सिंपल तात्पर्य है, निजीकरण की नीति को हम लोग समझाए थे, बताए भी थे कि मान लीजिए वह देश एफडीआई कितना करना चाहता है, देखिए अगर 100% है तो एफडीआई के रूप में वो क्या करता है, 49 ही करना, मतलब कम से कम, जैसे मान लीजिए 90-10 है, ये एफडीआई, ये मेरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर इसको मान लीजिए ये बढ़ाने की प्रवृत्ति पाई जाती है 20, 30, 40, तब क्या होगा, इधर 80, 70, 60, 51, 49। तो अगर इस तरह के कंडीशन दिखाई पड़ती है तो क्या होती है, इसी को कहते हैं निजीकरण के तरीके या निजीकरण हो रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो वहां क्या होता है, एफडीआई बढ़ेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां बढ़ेगा। तो किसी भी देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने के लिए इन सारे तत्वों का होना जरूरी है। तो मित्रों देख लीजिए, एफडीआई के निर्धारक तत्व भी हमने देख लिया है। अब हम लोग को आते हैं हमारा प्रश्न का जो अगला पार्ट है, हमारा अगला प्रश्न का जो पार्ट है, एफडीआई में कमी क्यों हो रही है, एफडीआई में कमी के कारण, जिसे हम लोग एफडीआई की चुनौती कहेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा एफडीआई में भारत की स्थिति क्या है।
एफडीआई के संबंध में भारत की स्थिति क्या है, तो हम देख सकते हैं भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो वर्तमान स्थिति है हम लोग देखते हैं वो इस प्रकार है। तो वर्ष दर वर्ष हमारा एफडीआई क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। मिलियन अमेरिकी डॉलर में 2019-20 में हमारा एफडीआई था 74,391, 2020-21 में 81,973, 2021-22 में 84,835 मिलियन अमेरिकी डॉलर हमारा क्या था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था। हमारे यहां विदेशी निवेश की प्रवाह थी, ठीक है। लेकिन 2023-24 में की अगर बात करेंगे तो यहां 71,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 16% की कमी दिखाई पड़ रही है। देखिए 2019-20 से 2021-22 तक हमारा देखिए बढ़ने की प्रवृत्ति है, और बढ़ने की प्रवृत्ति जो है कि सर्वोच्च एफडीआई की प्राप्ति हुई थी 2021-22 तक। अब तक का सर्वोच्च एफडीआई 2021-22 की वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई थी। लेकिन अभी हम लोग वर्तमान समय में देख रहे हैं 2023-24 में हमारा क्या है, 71,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो अगर आप इसको अरब या बिलियन अमेरिकी डॉलर की बात करेंगे, जब भी अरब या बिलियन अमेरिकी डॉलर की बात करेंगे तो यही 74.3, 81.9, 84.8 या 71.0 अरब अमेरिकी डॉलर या बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। तो देखिए दो टर्म में कभी भी आता है, मिलियन अमेरिकी डॉलर और अरब अमेरिकी डॉलर, ठीक है, ये भी अमेरिकी डॉलर। तो जब भी अगर मान लीजिए ये ऐसा लिखा गया है, 84,835 है, तो अरब अमेरिकी डॉलर को हम लोग बिलियन अमेरिकी डॉलर भी कहते हैं। तो जब भी आप करेंगे तो यहां पॉइंट दे देंगे तो वो हो जाएगा अरब अमेरिकी डॉलर या बिलियन अमेरिकी डॉलर, और जब मिलियन अमेरिकी डॉलर कहेंगे तो उसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यह 835 है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको देख लीजिए घट रहा है। इससे क्या दिखाई पड़ रहा है, हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार कम हो रही है और 16% की कमी हुई है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। अंकटोड के अनुसार विश्व निवेश रिपोर्ट WIR 2022 ने एफडीआई के मामले में वर्ष 2021 के लिए शीर्ष 20 मेजबान देशों में भारत को 7वें स्थान पर देखा गया है। यानी पूरे विश्व में अगर एफडीआई प्रवाह के मामले में देखा जाए तो भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। यानी भारत में एफडीआई का फेवरेबल सिचुएशन पाई गई है पूरे वैश्विक स्तर पर। भारत में जो शीर्ष 5 एफडीआई वाले जो देश हैं वो इस प्रकार हैं: सिंगापुर 27%, अमेरिका 18%, मॉरिशस 16%, नीदरलैंड 7.86% और स्विट्जरलैंड 7.31%। अगर अब हम बात करते हैं भारत में 100 रुपये की एफडीआई हो रही है तो उसमें से 27 रुपीज किसका एफडीआई है, सिंगापुर से एफडीआई हो रही है। बस इसी तरह आप इसको समझ सकते हैं, 27%, 18%, 16%, इसका मतलब क्या है इसको समझ सकते हैं। भारत में जो शीर्ष क्षेत्र है जहां एफडीआई हो रही है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, 2022 में भारत में कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर जो क्षेत्र है उसमें 34% एफडीआई है, सेवा क्षेत्र में 22.03%, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 5%, ट्रेडिंग में 11%, निर्माण गतिविधियों में 5% के आसपास, रसायन खाद के अतिरिक्त में 7%, टेलीकम्युनिकेशन में 4% और ड्रग्स एंड फार्मा में 4% का एफडीआई हुआ है। यानी सर्वोच्च क्षेत्र जो है एफडीआई के मामले में है वो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का क्षेत्र है। ये आप जरूर इसमें बता देंगे तो ये भारत की स्थिति को बता रहा है। इसके अलावा सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य अगर 2021-22 में बात करेंगे तो कर्नाटक 38% के साथ सर्वोच्च स्थान पर है, महाराष्ट्र 26% और दिल्ली 14% के साथ क्या है, तीसरे स्थान पर है। अब हम लोग देखते हैं भारत में एफडीआई क्यों कम हो रही है, यानी क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देखेंगे। तो इन चुनौतियों को जब भी देखिएगा तो आप इस चुनौतियों को दो भागों में बांट दीजिएगा। एक तो जो चुनौतियां या कम होने के कारण है उनके काम क्या लिख दीजिएगा, एक तो हो जाएगा सामान्य या निर्धारक तत्वों की उपेक्षा, और हम लोग दूसरे अन्य कारक या अन्य कारकों में हम लोग बात करेंगे। तो इन चीजों में
जो एफडीआई में कमी होने के कारण को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सामान्य निर्धारक तत्वों की जो उपेक्षा है, इसमें जितने भी निर्धारक तत्वों की बात किए थे आप उनको यहां पॉइंट लिख सकते हैं और कह सकते हैं, केवल यहां पॉइंट लिख दीजिएगा। जो भी पॉइंट बताए थे, व्यापार नीति, प्रतिस्पर्धी, जो भी हमने बताया था, नीतिगत ढांचा, इन सब का क्या है, एफडीआई के विपरीत है। कहीं न कहीं हमारे समझौतों में कमी है, हमारे नीतियों में जटिलता है, इसके कारण एफडीआई नहीं हो रहा है। इसके अलावे अगर अन्य कारकों की बात करें तो अन्य कारकों के रूप में आप इन्हें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भारत में हाल के वर्षों में कर व्यवस्था में कई सुधार किए गए हैं, यानी टैक्स सिस्टम में कई तरह के सुधार किए गए हैं, लेकिन कई जटिलताएं और अनिश्चितताएं भी हैं उसमें, जिसके कारण कर आकलन पर विवाद और उसके अनुपालन और कर योजना के संदर्भ में विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करता है। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर कोई देश किसी देश में एफडीआई कर रहा है तो उसे टैक्स भी देना पड़ता है। तो कर संबंधी जो सुधार भारत में किया गया है उसमें कई जटिलता है और अनिश्चितता है, इसीलिए कर का जो आकलन का जो है उसमें विवाद है, उसमें कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है, एफडीआई के फेवर में नहीं है और उसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है। कर योजना भी के संदर्भ में विदेशी निवेशकों को क्या करता है, हतोत्साहित करता है। इसके लिए भी भारत में एफडीआई में कमी हो रही है। इसके अलावे कई उभरते देश हैं, भारत के अलावे कई उभरते देश हैं जहां एफडीआई ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है। तो वैसे देशों में क्या है, जो देश भारत में एफडीआई कर रहे थे वे देश भारत से शिफ्ट करके वैसे देशों में चले जा रहे हैं। यानी कई उभरते, एफडीआई के मामले में कई उभरते देश हैं। भारत का स्थान 7वां है, तो कोई भी देश, कौन देश में एफडीआई करेगा? जो भारत से ऊपर जो 6 देश हैं उन पर निवेश करेगा, एफडीआई करेगा। तो कहीं ना कहीं उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है, जिसके कारण भी एफडीआई भारत में कम हो रही है। नेक्स्ट कारण हम देखते हैं, अवसंरचनात्मक विकास में कमी। अब देखिए, कोई भी देश किसी देश में अगर फैक्ट्री पे इन्वेस्टमेंट करेगा, रोड पे इन्वेस्टमेंट करेगा, अवसंरचनात्मक सुविधाओं में उत्पादन इकाइयों में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो क्या होगा, वो देखेगा ना कि वहाँ से उत्पादित वस्तुएं आसानी से बाजार तक पहुँच पा रही है कि नहीं, वहाँ से बंदरगाहों के नज़दीक है कि नहीं, उसको विदेशों में निर्यात करके वो फ़ायदा कमा सकता है कि नहीं। तो इन सबका देखने के लिए हम देखते हैं कि भारत में अभी भी परिवहन, संचार, विद्युत, सिंचाई का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। इसीलिए एफडीआई यहाँ करने से लोग कतराते हैं, हतोत्साहित होती हैं। एक कारण और देखेंगे, कोरोना महामारी के कारण भी इसके पीछे कारण है एफडीआई को हतोत्साहित करने के मामले में। देख लीजिए, एफडीआई कितना था भारत का पहले, 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, या 84.8 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो घटकर 71 अरब डॉलर हो गया, 71,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, या 71 अरब डॉलर या 71 बिलियन डॉलर हो चुका है। क्यों हुआ है, घटा क्यों है? तो देख लीजिएगा, 20 के आसपास भारत में क्या हुई थी, 2020 में कोरोना पेंडेमिक आई थी, और कोरोना पेंडेमिक आने के कारण क्या हुई थी, व्यापक लॉकडाउन होने के कारण भी कई ऐसे थे जो कि संस्थान, उत्पादन इकाइयाँ थी, बंद हो गई हैं, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति नहीं पाई गई है। जो भी लेबर काम करने के लिए गए थे वह अपने प्रदेश लौट गए हैं, और कोरोना महामारी की जो वैश्विक महामारी आई थी और उसके जो परिणाम दिखाई पड़े थे उसके कारण लोग वहां जाने से कतरा रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसे कारण से कई उत्पादन इकाइयां बंद होने के कगार में आ गई हैं, इसके कारण भी वहां एफडीआई कम हो गया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं एफडीआई बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो एफडीआई बढ़ाने के 2 उपाय हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एफडीआई बढ़ाने के 2 उपाय हो सकते हैं। एक तो सामान्य उपाय और दूसरा सरकार के द्वारा किए जा रहे उपाय। एक तो सामान्य उपाय और दूसरा सरकार के द्वारा किए जा रहे उपाय। तो सामान्य उपाय पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सरकारी उपाय पर हम ज्यादा बात करेंगे, लेकिन लिखना तो जरूर है। तो क्या है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल हम यहाँ पॉइंट बता दे रहे हैं। जितने भी एफडीआई के निर्धारक तत्व उसमें ध्यान देना होगा। एफडीआई में वृद्धि लाने के लिए जो भी एफडीआई के आकर्षित करने वाले कारक है, डिटर्मिनेंट है, उनको हमको फोकस करना होगा, उनको हमको ध्यान देना होगा कि हम एफडीआई को आकर्षित करें। नियामक प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना, यानी जो भी नियामक प्रक्रिया है, अधिग्रहण की प्रक्रिया है, या एफडीआई को करने के लिए जो भी नियम और प्रक्रिया है उसको सरल और कारगर या प्रभावी बनाना है। और संरचनात्मक विकास करनी है, रेल, रोड, सड़क, वायुयान या बिजली, इन सब का हमको क्या करना पड़ेगा, अवसंरचनात्मक विकास करना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ एफडीआई होगी। निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना होगा,
यस, एफडीआई करने के लिए कोई भी देश अगर किसी देश में एफडीआई करता है तो उसको सुरक्षा देना पड़ेगा, उसको विरोध अगर का सामना करना पड़ता है तो सरकार को पर्याप्त प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। साथ ही साथ निवेशकों को सुरक्षा इस मामले में भी देनी होगी कि अगर वो यहाँ निवेश करता है तो उसे लाभ की प्राप्ति होगी, इस बात को उसको आश्वस्त होनी चाहिए। इसके अलावा क्षेत्र विशिष्ट निवेश नीतियों को बढ़ावा देना होगा, जैसे विनिर्माण क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, देखभाल एवं ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाना पड़ेगा। यानी क्षेत्र विशिष्ट निवेश नीतियों को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लाना पड़ेगा। विदेशी निवेशकों की स्वायत्ता में वृद्धि, यानी उसको कहिए ऑटोनॉमी बना दीजिए, या आप कहिए कि आपको उसमें नीतियों के निर्धारण में, नीतियों के निर्माण करने में उस विदेशी निवेशकों को महत्व दीजिए। तो क्या होगा, ऐसे में वे एफडीआई करने के लिए आकर्षित होंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सरकारी उपाय क्या क्या हैं। सरकारी उपाय में हम लोग कुछ सरकारी उपाय को देख लेते हैं। सरकारी उपाय में हम लोग बात करते हैं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो सरकारी उपाय हैं, उन उपायों को हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला सरकारी उपाय क्या है, देख लीजिएगा। पहला उपाय यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 2020 में, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 2020 में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, जिसे हम लोग PLI, ठीक है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना PLI जैसी सरकारी योजना बनाई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बनाई है, जो कि विदेशी निवेश को आकर्षित कर रही है। इसके अलावा देखिएगा 2019 में कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी है। ध्यान दीजिएगा, 2019 में कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी है, ठीक है। और इसके लिए एफडीआई नीति 2017 में क्या लाई गई है, संशोधन लाई गई है। ओके, इसके अलावे विनिर्माण में एफडीआई 100% स्वचालित मार्ग से कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल क्षेत्र में या डिजिटल क्षेत्रों में 26% एफडीआई की अनुमति दी है, ठीक है। यानी सरकार 26% एफडीआई की अनुमति दी है, ठीक है। और ऐसे क्षेत्र में उच्च रिटर्न की क्षमताएं हैं, तो कहीं ना कहीं विदेशी निवेशकों के लिए महान बाजार का अवसर प्रदान करती, क्योंकि इसमें उच्च रिटर्न की क्षमता है, इसीलिए कोई भी विदेशी निवेशक एफडीआई करने के लिए क्या होगा, आकर्षित होगा। इसके अलावे भारत सरकार क्या उपाय कर रही है, विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल FIFP विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी पोर्टल की सुविधा के लिए, मतलब एफडीआई की सुविधा के लिए सरकार ने विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल बना दी है, जो कि क्या करती है, जो भी विदेशी निवेशक हैं उनको एक ऑनलाइन एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, एफडीआई को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल बनाई है,
जहां विदेशी निवेशक को ऑनलाइन एकल बिंदु इंटरफेस की प्राप्ति होती है और इसका संचालन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया जाता है। FIFP का संचालन कौन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावे देख लीजिए और क्या उपाय है। रक्षा विनिर्माण, ध्यान दीजिएगा, रक्षा विनिर्माण जैसे मूल्यवान क्षेत्र, रक्षा विनिर्माण जैसे मूल्यवान क्षेत्र जहां सरकार 2020 में स्वचालित मार्ग से के तहत 49% FDI का अनुमति था, उसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। यानी रक्षा विनिर्माण जैसे मूल्यवान क्षेत्र में पहले 2020 तक स्वचालित मार्ग से 49% तक का FDI की अनुमति थी, जिसे 74% कर दिया गया है। ओके, तो इस तरह से कई तरह के उपाय भारत सरकार कर रही है। इसके अलावे आप देखिएगा, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे FDI बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। तो देखिए, अगला पॉइंट आप देखिए कि भारत सरकार ने हाल के वर्षों में जैसे रक्षा, पब्लिक सेक्टर PSU, तेल रिफाइनरी, है ना, ध्यान दीजिए, रक्षा क्षेत्र, दूरसंचार, पावर एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज जैसे क्षेत्रों में FDI में क्या की है? ढील दी है। जैसे कि अभी देखें ना, 49% से 74% कर दिया गया है। इसके अलावे भारत सरकार क्या कर रही है? मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत जो कार्यक्रम है, इसके तहत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत के कदम को मजबूत करने के लिए FDI प्रभाव में गति मिली है। इन दोनों योजना जो चलाई है, इसके कारण FDI की प्रभाव में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 9 अगर पॉइंट देखिएगा तो आप देख सकते हैं, कई निवेश को आकर्षित करने वाली योजनाएं भारत में चल रही हैं, जैसे, और नई योजनाओं का सुधारण किया गया है, जैसे राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत योजना, कई तरह के स्टार्टअप्स और स्टार्टअ शुरू किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं भारत में निवेशकों को आकर्षित कर रही है। ठीक है, आकर्षित की है। कोविड-19 महामारी के बाद क्या है? ध्यान दीजिए, कोविड-19 महामारी के बाद कई ऐसे विदेशी कंपनियां हैं, ध्यान दीजिएगा, कई विदेशी नवीसी कंपनियां हैं जो चीन से हट करके भारत जैसे देश में, ध्यान दीजिएगा,
भारत जैसे देश में इन सब के कारण और कोविड-19 महामारी के कारण जब कई विदेशी कंपनियां जो चीन से हट करके भारत जैसे देश में निवेश करने को आकर्षित हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा कि भारत सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत रहे और उसका परिणाम भी आपके समक्ष दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से भारत सरकार भी एफडीआई को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो एफडीआई बढ़ाने के दो उपाय हैं, एक तो सामान्य उपाय जिनमें आप इन सब का एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आप इन सब का एक्सप्लेन कर दीजिएगा बढ़ाने के उपाय में, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो सरकारी उपाय है उसको लिख लीजिएगा। लेकिन पैराग्राफ चेंज करके आप जरूर लिखिएगा कि एफडीआई होने से कई तरह की कमियां या उसके दोष भी हैं, जैसे घरेलू निवेश और विदेशी घरेलू कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और चूंकि मल्टीनेशनल कंपनी का दबदबा होने लगता है और इसके कारण घरेलू कंपनियों का बंद भी हो सकती है। कई बात हम लोग देखते हैं विनिमय दरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, दूसरे हमारे देश में आयात बढ़ती है और निर्यात में कमी आती है, इसके कारण विनिमय दरों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो कई तरह के विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग निष्कर्ष के तौर पर देखिए, निष्कर्ष में हम लोग लिखने हैं, निष्कर्ष में लिखना है आपको, निष्कर्ष में क्या करना है, यहां आपको 2 लाइन इसकी कमियां या दोष को बताना है, और दोष को हमने यहां बता दिया है, यहां दोष को हमने बता दिया है। दोष को बताने के बाद आपको क्या लिखना है, इसके लाभ को बताना है, या इसके निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो इसके निष्कर्ष में आप यही लिखेंगे कि किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित देने के लिए पूंजी का एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है। क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी देश में आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके द्वारा किसी भी देश में व्यवसाय करने का क्या होती है, अनुकूल वातावरण उत्पन्न होती है, जो कि निवेश को आकर्षित करता है, और विदेशी निवेश को आकर्षित करके उस देश में क्या होती है, अवसंरचनात्मक विकास होता है, अवसंरचनात्मक विकास होता है, और रोजगार सृजन या रोजगार के अवसर का सृजन होता है, रोजगार में वृद्धि होती है, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण एवं कौशल विकास का हस्तांतरण होता है, जिसका हम लोग प्रयोग क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां एक और इसकी कई कमियां हैं, लेकिन उस कमियों को नज़रअंदाज हम लोग ना करें, बल्कि उस कमियों को हम लोग एक चैलेंज के रूप में लें, और उसके साथ साथ हम जो उसके लाभ हैं उसको अगर हम देखेंगे, तो हम देखते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में वर्तमान समय में भारत जैसे विकासशील देश में तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और यहाँ उत्पादन इकाइयों के निर्माण में, पुराने इकाइयों के पुनर्जीवित करने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इस तरह से मित्रों, मुझे लगता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो भी मैंने बातें की है वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी, और आपके जो आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इसी के साथ मैं अगले क्लास में फिर से उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने तैयारी को मजबूती प्रदान करें, और आप अपने उद्देश्यों में सफल हों, इसी कामना के साथ मैं आज का ये क्लास को अंत करता हूं। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।